तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी टॉपिक थे इसके बारे में हमने चर्चा किया था। और आपसे एक क्वेश्चन भी था कि आप नोट्स से क्लास करना चाहते हैं या एडुटोरिया के बुक से करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों का रिस्पांस कुछ लोगों का आया और कुछ लोगों का नहीं भी आया। तो फाइनली हमें लगा कि ठीक है, हम बुक से ही करा देते हैं, क्योंकि कम बच्चे जुड़े हैं हमसे तो कम का ही रिस्पांस आता है। तो आज से हम लोग जो है प्राचीन इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो है हम लोग प्राचीन भारत का परिचय पहला ये हम देखने वाले हैं टॉपिक, ठीक है। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने सारे बच्चे जो है 10th बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, 12th का दिए हैं, वो लोग एक अच्छी शुरुआत के लिए इस क्लास को कर सकते हैं, जिससे उनको बेसिक कुछ जानकारियां मिल जाएगी। चलिए आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग प्राचीन भारत का परिचय देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग है अतीत समय युग मानव प्रवास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार। वर्तमान जो भी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है, यद्यपि वह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि जो अभी में हो रहा है, अभी जो हो रहा है वह इतिहास का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय बीतेगा वो भी इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है, ठीक है। मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। इतिहासकारों के ने अध्ययन हेतु सफलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक क्या भाग है। प्राचीन इतिहास के किसी भी काल के अध्ययन में पर्याप्त जो अध्ययन सामग्री की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन में भी साहित्यक पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध है। यानी अगर आप प्राचीन इतिहास को अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए साहित्यक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के जो है स्रोत यहाँ पे उपलब्ध है। यद्यपि मध्यकाल तथा आधुनिक काल के स्रोतों की तुलना में यह अपेक्षाकृत सीमित है। यानी कहने का मतलब जो है मध्यकाल और आधुनिक जो समय है इसकी तुलना में अगर हम देखें तो यह सीमित ही है, कुछ ही है, ठीक है। सर्वप्रथम हम अध्ययन के स्रोत के रूप में साहित्यक साक्ष्यों का अध्ययन करेंगे। यद्यपि भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, तथापि प्राचीन भारतीय साहित्य में इतिहास में आधुनिक इतिहास के रूप में विकसित साहित्य का अभाव रहा है। हमारे यहाँ भारद्वाज, वशिष्ठ, अगस्त्य जैसे धर्म ग्रंथ लेखक या वाचक तो हुए, परंतु हेरोडोटस अथवा लिबी जैसे इतिहास लेखक नहीं उत्पन्न हुए, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको नोट कर लेना अगर चाहें तो। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो वो आपका कौन हो जाएगा, हेरोडोटस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इतिहास का जनक आपसे कोई पूछे तो आपको हेरोडोटस बताना है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए ये सब जो जितने भी एग्जाम होंगे, अब आप 10th 12th में है या बहुत सारे बच्चे बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे, अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, ये सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। वैसे तो ये बीपीएससी का ही को नजर में रखते हुए डिटेल एक बुक है, ठीक है। तो ये आपको सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक कि बिहार स्पेशल में भी काम आ गया, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी भारत का प्राचीन इतिहास है, लगभग जैसे मौर्य काल आप देख लीजिए, ये सब जितने भी है ना काल, ये सभी के सभी बिहार से, ये मगध साम्राज्य बिहार में था। पाटलिपुत्र की जिसमें चर्चा है, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक सम्राट हो गया, उदयन हो गया, अजातशत्रु हो गया, बिंबिसार हो गया, ये सभी के सभी बिहार से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बाकी प्राचीन, उसके बाद क्या है कि प्राचीन
भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत यहाँ पे देखिए, जैसे पुरातात्विक स्रोत दिया हुआ है और यहाँ पे एक तरफ जो है साहित्यिक स्रोत दिया हुआ है। अब पुरातात्विक स्रोत में तो जैसे पुरातत्व मतलब एक तरह से क्या होता है कि जो पुराना चीज है, ठीक है, पुराने चीजों से रिलेटेड चीज को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे में अभिलेख हो गया, ठीक है, स्मारक और भवन हो गया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हो गया, अशोक सम्राट हो गया, बृहदत्त हो गया, ये सब क्या किए थे, तो ये सब कुछ कुछ गुफा का निर्माण करवाए थे। जैसे इसमें से कुछ शासकों ने ब्रावर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए जो है बहुत सारे गुफाओं का निर्माण कराया था। तो ये सब देख सकते हैं, उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों का भी अध्ययन कर सकते हैं। मूर्तियां भी बनी हुई थी, चित्रकला भी हुए थे और मोहर भी मिलते हैं, जिससे अध्ययन करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन मतलब कहने का मतलब पुरातात्विक स्रोत में भी आप देखें तो आपको लगभग इतना ही क्या करना है, पढ़ना है टॉपिक को। लेकिन साहित्यिक स्रोत में आप देखिए तो इतना बड़ा है। अब इतना बड़ा देखकर आपको टेंशन नहीं लेना है, ये बस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से कुछ ही ऐसे चीज है जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे साहित्यिक स्रोत में जो है देशी साहित्य और विदेशी साहित्य हो गया। विदेशी साहित्य जैसे एक तरह से विदेश से जितने भी व्यक्ति आए थे भारत की यात्रा पे, उनके द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई होगी, उनके द्वारा कोई अभिलेख लिखवाया गया होगा, तो इस सब के बारे में विदेशी साहित्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए यूनान और रोम के लेखक के बारे में मेगास्थनीज हो गया, ओलेमी हो गया, हेरोडोटस हो गया, निरियाकस हो गया, अरिस्टोबुल्स हो गया और अरिस्टोबुल्म आदि। इसमें से जैसे देखिए आपको क्या पढ़ना है, तो मेगास्थनीज के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे चीनी लेखक जो है ये भी भारत के बाहर के हैं। तो इनमें से ये चारों है, इस चारों में से आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना है वो आपको वेनसांग के बारे में याद रखना है, और फाहियान जो है बस इतना याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा पे आया था। अरबी लेखक में देखेंगे तो अल सुलेमान हो गया, अल मसूदी, इब्न बतूता हो गया जो कि मोरक्को से आया था। तो ये सब चीज कुछ कुछ ही पॉइंट जो है वो सीमित है। तो इसका आप लोग पहले क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर एक टेबल बना लीजिएगा, और अपने जो जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पे आप इसे टेबल के सामने इस पेज को चिपका सकते हैं, और सुबह शाम थोड़ा थोड़ा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ साहित्यिक स्रोत में कितने प्रकार के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और पुरातात्विक स्रोत में कितने प्रकार के। तो 2 सेकेंड आपके पास मैंने दिया है, आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जस्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पुरातात्विक स्रोत से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या हो सकता है तो साहित्यिक स्रोत से भी कर लेंगे, जिस प्रकार से बुक में दिया होगा उसी हिसाब से हम करेंगे। तो इसी में अगर आप देखेंगे तो देशी साहित्य में देखिए तो आपको देशी साहित्य में देखने को मिलेगा कि धार्मिक साहित्य क्या है, लैखिक साहित्य, संगम साहित्य में देखेंगे। धार्मिक साहित्य में देखिए ब्राह्मण साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, ठीक है। और ब्राह्मण साहित्य में अगर आप देखें तो वेद के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो इस सभी को देखेंगे तो ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आज नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, यहाँ से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या है कि भारत के ज्ञान इतिहास में हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती है। या अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो आपको हड़प्पा सभ्यता को याद रखना है। यह सबसे प्राचीन मानी जाती है, परंतु इस सभ्यता के अध्ययन में साहित्यिक स्रोत का उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ठीक है, यद्यपि हड़प्पाई लोगों को लेखन कला का ज्ञान था। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में रखकर समझा जा सकता है। धार्मिक साहित्य हो गया तथा धर्मेत्तर साहित्य हो गया। पुनः धार्मिक साहित्य को ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के रूप में विभाजित किया जाता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धार्मिक जो साहित्य है यहाँ पे इसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, यानी ये टेबल का आपको ध्यान रख लीजिएगा, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ब्राह्मण साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान वेदों तथा स्तुति अथवा संहिता को दिया गया। इनकी संख्या क्या है, तो 4 है।
यहाँ से जो है आपको याद जो रखने वाली बातें हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से हम देखेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है तो वो कितनी है, 4 है। ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है जिनका संकलनकर्ता कौन है, तो वेदों का रचनाकार कौन है, तो अगर पूछे आपसे तो वो हो गया महर्षि कृष्ण द्रौपदयान वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्रौपदयान वेद व्यास। मेरे साथ 2 बार 3 बार बोलिएगा, आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। महर्षि कृष्ण द्रौपदयान वेद व्यास। अगर आपसे पूछे कि वेद किसने हैं, तो वेद जो टोटल 4 है। कौन कौन, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेदों का जो रचना किसने किया है, तो महर्षि कृष्ण द्रौपदयान वेद व्यास। और 4 वेद है, तो यहाँ से हम एक एक करके सभी को देखेंगे। जैसे में ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद के परिप्रेक्ष्य में हम क्या क्या याद रख सकते हैं, तो यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ठीक है, इससे प्रारंभिक आर्य वैदिक आर्यों के जीवन तथा उनकी संस्कृति की झलक मिलती है। तो ये पॉइंट आप चाहें तो याद रख सकते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप फाउंडेशन की तरह कर रहे हैं तो आपको सभी बातें याद रखना है, क्योंकि आप अभी आपका कोई भी फिक्स नहीं है कि आप किस एग्जाम की तैयारी करोगे। तो आपके हिसाब से तो सभी महत्वपूर्ण ही है, तो आपको याद रखना है। इस ग्रंथ का काल यानी ऋग्वैदिक काल जो है वो कितना है, तो ऋग्वैदिक का जो समय पीरियड है जो वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उसे हम लोग होत्र कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है, पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो किसके द्वारा रचित है, तो आपको बताना है कि यह विश्वामित्र द्वारा रचित है। और यह तीसरे मंडल में क्या है, तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी अगर सिंपल से यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसके द्वारा रचा गया है, तो विश्वामित्र द्वारा। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या उल्लेखित अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वही सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ये आपको ध्यान रखना। 9वें मंडल जो है ये क्या है, तो 9वें मंडल में सोम देवता, जिसे देवता सोम भी कहा जाता है, सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में चतुष्वन्य व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, इसके 8वें मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं, तो खील कहा जाता है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की है। ऋचाओं आप पूछेंगे कि ऋचाओं क्या होता है, तो ऋचाओं को ही मंत्र कहा जाता है। ये बात भी आपको क्या करते हैं ध्यान में रखना है। तो इंद्र के लिए कितने, तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे रिलेटेड जे भी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा PYQ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। यानी अगर आपसे पूछ दे कि जैसे यूनेस्को से संबंधित जो तथ्य के बात अगर चलेगी जहां भी, तो आपको याद रखना है कि 30 पांडुलिपि को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द रजिस्टर ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग यजुर्वेद की चर्चा कर ले। इसमें यजुर से अगर आप देखें तो यजुर से यज्ञ से संबंधित जितने भी चीज होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। जैसे यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसमें यज्ञों से संबंधित नियम कानून है। ठीक है, विधि विधान की चर्चा है और इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, यानी यजुर्वेद में क्या चीज का वर्णन है, तो बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद के 2 भाग है। यजुर्वेद के कितने भाग है, 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है ना वो गद एवं पद दोनों में है। और शुक्ल यजुर्वेद को बाज सनेय संहिता भी कहा जाता है, यानी शुक्ल यजुर्वेद को
बाज स्नेह संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। यानी इस के जितने भी मंत्र उसको जो भी पढ़ते हैं उस पंडित को क्या कहा जाता है, तो अथर्वयु कहा जाता है। और यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ दे कि निम्न में से कौन सा वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो आपको कृष्ण यजुर्वेद तो होगा ही, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपको जैसे 4 वेद का नाम निकला है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो आपको वहाँ पे यजुर्वेद ही ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सामवेद के बारे में। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी साम का जो अर्थ होता है वो गान होता है। ठीक है, गान होता है। और सामवेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का क्या है, तो संग्रह है। यानी यज्ञ जो होता है तो उस समय जितने भी मंत्र गाए जाते हैं उसका संग्रह इसमें है। और ये कैसे करना है, कैसे क्या नियम है इसका, यह यजुर्वेद में इसके उल्लेख है। ठीक है, सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। सामवेद से ही क्या हुआ, तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए आप कह सकते हैं कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो आप सामवेद को कह सकते हैं। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएं ही क्या है, तो सामवेद की है। शेष जो है तो कहाँ से ली गई है, तो ऋग्वेद से ही ली गई है। तो आपको 1875 याद रखना है। कितना, तो 1875 आपको याद रखना है कि इसमें टोटल ऋचाएं हैं यानी मंत्र है। इसमें से कितने हैं, तो इसका जो अपना जो है सामवेद का वो कितना है टोटल, तो वो टोटल जो है आपका वो 99 है। ठीक है, सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है, उद्धाता कहलाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपको यहाँ पे आपने देखा ऋग्वेद में होत्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, यजुर्वेद में अथर्वयु कहते हैं, सामवेद में उद्गाता कहते हैं। और इसी के साथ जो है अब हम लोग अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। तो आप लोगों को क्लास अच्छा लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, अथर्ववेद को अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। देखिए अथर्वा शब्द देख रहे हैं ना, ये शब्द किससे रिलेटेड आपको लग रहा है, ऑप्शन के हिसाब से। अगर कभी भी ऑप्शन कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अथर्वा गिरस वेद किसे कहा जाता है, तो वहां पे आपको सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद रहेगा। तो आप तो अथर्ववेद लगा ही सकते हैं, इतना तो सभी के पास कॉमन सेंस रहता है, थोड़ा दिमाग लगा ही सकते हैं। इस वेद में कुल 731 मंत्र है और लगभग में है 6000 पद है। ठीक है, इसके कुल मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। मतलब इसके जितने भी मंत्र है वो ऋग वैदिक मंत्रों से भी क्या है, तो पुराने हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, धर्म, औषधि का प्रयोग यानी दवा का, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। यानी एक तरह से अगर आप देखें तो अथर्ववेद जो है आधुनिक की ओर इशारा करता है। ठीक है, आधुनिक में देखते हैं जितने भी औषधि का प्रयोग होता है रोग निवारण के लिए, जादू टोना, तंत्र मंत्र का, ये सब जितना भी ये सब चीज फैला हुआ है, तो आप ये सब चीज आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये अथर्ववेद से ही संबंधित है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। जैसे पृथ्वी सूक्त जो है वह अथर्ववेद का क्या माना जाता है, तो यह प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का क्या माना जाता है, तो पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त के बारे में आप ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो चतुष्वन्य समाज के बारे में उल्लेख है उसी में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष हो गया, जैसे पक्षों में हो गया आपका गृह निर्माण हो गया, घर बनाना, कृषि की उन्नति करना, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज करना, रोग निवारण, समन्वय हो गया, यहाँ पे विवाह हो गया, प्रणय गिन हो गया, राजभक्ति हो गया, राजा का चुनाव हो गया, बहुत से वनस्पति एवं औषधिया, साप, वशीकरण, प्राय सिच्चे, मातृभूमि, महात्य आदि का विवरण दिया गया है। ठीक है,
इसमें साभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। ये पॉइंट आपको एकदम याद रखना है कि अर्थवेद में साभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा माना गया। परीक्षित को किसको? तो अर्थवेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण इसमें मिलता है। अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है। अर्थवेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। जैसे आपने देखा कि यजुर्वेद की जो शाखा थी उसे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, इसी प्रकार जो अर्थवेद की जो शाखा है उसे शौनक और पैपलाद कहते हैं। इन चार वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। किन चार वेदों को? तो आपने पढ़ा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, यानी किसी भी शासक के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इस सब के बारे में जो है इसमें कोई भी विशिष्ट घटना वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे छोटा छोटा वीडियो। जैसे जैसे जितने सारे बच्चे इसमें जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है वीडियो की लेंथ जो है बढ़ती चली जाएगी ऑटोमेटिक। और जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो कल का जो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।